कैसे हैं आप लोग। बेटे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका स्टाफिंग का लेक्चर 7। और आज से हमारे जो लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं बेटे, वो स्टार्ट हो रहे हैं केस स्टडी बेस्ड लेक्चर्स। ठीक, बिजनेस स्टडीज जब भी कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो उसके सामने सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि हमें केस स्टडीज कैसे करनी है, केस स्टडी हम कैसे सॉल्व करें। सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है, क्या केस स्टडी हमारी जनरल नॉलेज बेस्ड होती हैं? तो आंसर इज 95% नो। ऐसा नहीं है कि आप केस स्टडी अपनी जनरल नॉलेज के बेस पे कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना कंटेंट, अपना सिलेबस, अपने टॉपिक लर्न करने पड़ते हैं। दूसरी बात, सर क्या केस स्टडी सॉल्व करने के लिए हमें डायरेक्ट क्वेश्चन लर्न करने पड़ते हैं? आंसर इज 90% यस, बिल्कुल। जो केस स्टडीज होती हैं बेटे, उनमें जो हम लोगों ने अपने सिलेबस में कंटेंट किया होता है, क्वेश्चन उसी पर पूछे जाते हैं। करेक्ट। तो कोई अगर आपको ये कहता है कि केस स्टडी तो अपने आप ही सॉल्व करनी होती है बिना कुछ पढ़े, तो वो बहुत बड़ी गलती है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो चलिए आज हम केस स्टडी सॉल्व करते हैं। और आज की खास बात ये बेटे, हम जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने लेक्चर्स पढ़े हैं, हमने सबसे पहला लेक्चर पढ़ा था अपना स्टाफिंग और स्टाफिंग का प्रोसेस। ये हमारा लेक्चर 1 था जो हमने पढ़ा था। करेक्ट। हम जो केस स्टडीज करेंगे वो भी हम इसी सीक्वेंस में करेंगे और बिल्कुल स्लो स्पीड से करेंगे कि आपको केस स्टडी सॉल्व करना आए। चलिए जी, आते हैं अपनी केस स्टडी पे। आपके सामने आपको दिखाई दे रही है केस स्टडी नंबर 1। बेटे जो भी केस स्टडी मैंने अपने क्लासेस में कवर की हैं, ये बोर्ड ओरिएंटेड ही हैं। बहुत सारी केस स्टडीज तो इनमें ऐसी हैं जो प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं पेपर में, तो सब उसी पे बेस्ड है। कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको मैं कुछ अलग से कराऊं, वही सब चीजें हैं जो आपके सिलेबस के हिसाब से आपको करनी है। तो चलिए आते हैं आज की क्लास पे। पहली केस स्टडी हम रीड करते हैं। मिस्टर अली मोहम्मद, द CEO of Super Limited believes that human resources is the most important asset of the firm। पहले आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि मिस्टर अली जो हैं वो सुपर लिमिटेड के CEO हैं और वो ये मानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स का मतलब हो गया हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, वो एक बहुत बड़ी एसेट होती है हमारे लिए। ही बिलीव्स दैट नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल अनलेस इट कैन फिल एंड कीप फिल्ड। देखो कुछ बात समझ में आई, कुछ जानी पहचानी सी बात। हम जब स्टाफिंग का मीनिंग पढ़ते हैं तो वहाँ आता है फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड। तो ये बिल्कुल NCERT की ही लैंग्वेज है और केस स्टडी में NCERT की ही लैंग्वेज आती है। तो ही बिलीव्स दैट नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल अनलेस इट कैन फिल एंड कीप फिल्ड द वेरियस पोजीशन प्रोवाइडेड फॉर इन दी स्ट्रक्चर। याद आया? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमने पहले लेक्चर में ही पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम जो पोजीशंस क्रिएट करते हैं उनको फिल करने का काम और उनको फिल रखने का काम किसका होता है? स्टाफिंग का होता है, विद द राइट काइंड ऑफ पीपल। क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बेटे इस बात पे मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहूंगा, जब भी कभी क्वेश्चन फंक्शन पूछे, फंक्शन, तो मेरे बेटे फंक्शन 5 ही होते हैं। कौन कौन से? POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब यहां से यहां तक जो बात उसने की है, उससे हमें क्या पता चला कि यहां पर स्टाफिंग का फंक्शन लग रहा है। तो कौन सा फंक्शन लग रहा है यहां से यहां तक? स्टाफिंग। तो पूछ रहा है क्वेश्चन ने, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव एंड स्टेट द बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन दैट इट इज प्रॉपर एप्लीकेशन इन द फर्म विल एंश्योर। तो यहां पर एक तो पूछा गया है आपसे स्टाफिंग और दूसरा पूछा गया है
इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। मैंने आपको स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस पहले लेक्चर में तो नहीं कराई, ठीक। मैंने आपको स्टाफिंग और उसकी जो इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, ये मैंने आपको कराई है लेक्चर 6 में, और ये मैंने आपको कराया लेक्चर 1 में। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, एक तो पहला आंसर लिखना है कि यहाँ पर स्टाफिंग फंक्शन है, और फिर बेटे कोई से भी आपको 4 फंक्शंस जो हैं, कोई भी 4 इंपॉर्टेंस जो हैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर देनी है। तो देखिए, अब केस स्टडी के साथ साथ केस स्टडी का आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। हर एक केस स्टडी का मैंने हिंट भी दिया है साथ में कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या लग रहा है, स्टाफिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। अब अगर एक बच्चा कहने लगे कि सर इंपॉर्टेंस ये क्या होती है, ये हम कैसे लिखेंगे, आपको पेपर में इन्हें एक्सप्लेन करना है। और ये आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जब आप इन्हें बैठकर लर्न करेंगे थोड़ा सा। यहाँ आप बार बार क्लासेस देखिए, आपको स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस अपने आप लर्न हो जाएगी। और ये कौन से लेक्चर में गिवन है, ये गिवन है लेक्चर नंबर 6 में। क्लियर? तो बिल्कुल क्लियर हो गई आपको बात। तो फंक्शन लग रहा है स्टाफिंग, और साथ ही साथ हमें एक्सप्लेन करना है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। अब सोचिए, पेपर में तो सारी केस स्टडी एक साथ आएंगी, तो अगर कोई बच्चा इसे स्टाफिंग की जगह ऑर्गेनाइजिंग समझ लेता तो वो एक्सप्लेन भी किसको करके आ जाता, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, तो गलत हो जाता उसका पूरा क्वेश्चन, 0 नंबर मिलते हैं उसको। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट केस स्टडी। वाइल डिजाइनिंग दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखो बच्चे इससे बड़े कंफ्यूज होते हैं भाई, जब वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करता है तो बच्चों को लगता है यहाँ ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर लग रहा है, जो हमारा टर्म 1 में आया है। मैनेजर अंडरटेक एन एनालिसिस of the decisions and the decision making levels, activities as well as relationship among them with a view to evolving the horizontal and vertical dimension of the structure। बेटे यहां तक उसने जो बात की है वो बात की है केवल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। जरा देखिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, मान लीजिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड में है एक्स लिमिटेड का एमडी, और एक्स लिमिटेड को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा, फिर आगे उसके सेक्शंस बनाए, ठीक। हर एक सेक्शन के अंदर हमने कुछ एम्प्लॉयज़ की बात करी, ठीक। अभी मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, बिल्कुल देखिए जी, हर एक डिपार्टमेंट का हमने हेड बनाया। मेरे बेटे समझना, ये जो आपस का रिलेशन है जो इस तरीके से चल रहा है, ऐसे इस लाइन में चल रहा है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिलेशन, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, जब सब सेम पोजीशन के होते हैं। और सीनियर का जूनियर, जूनियर का जूनियर, ये होता है हमारा वर्टिकल रिलेशन। तो ये सारी बातें कौन करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है। 10 वेरियस जॉब पोजीशंस आर क्रिएटेड। मैंने ये जॉब पोजीशन क्रिएट कर दी, एक एमडी होगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होंगे, सेक्शन इंचार्जेस होंगे, उनके अंडर एम्प्लॉयज होंगे। क्लियरली परफॉर्मेंस ऑफ ईच जॉब नेसेसिटेट्स द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन। कह रहा है कि हमें हर एक पोजीशन पर एक पर्सन को क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा, विद अ स्पेसिफिक सेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्किल्स, प्रायर एक्सपीरियंस एंड सो ऑन। कह रहा है हर एक पर हमें किसी सही पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, तो उसकी स्किल, एजुकेशन, एक्सपीरियंस के हिसाब से। अब आगे कहता है आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। अब देखो बस उसने कंफ्यूज करने के लिए करा क्या, यहां से लेकर यहां तक तो उसने आपसे बात की है ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर की, कि जी ऑर्गेनाइजेशन में हम पोस्ट क्रिएट करते हैं, फिर पोस्ट को भरने का काम स्टाफिंग करती है। तो अब यहां तक की बात हो गई, और कह रहा है आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। तो अगर बेटे किसी बच्चे को स्टाफिंग फंक्शन के स्टेप ही याद नहीं है तो वो बताओ कहाँ से इसका आंसर देगा। तो आपको स्टाफिंग फंक्शन के स्टेप याद होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर
पहला स्टेप लग रहा है एस्टिमेटिंग दी मैन पावर रिक्वायरमेंट। देखो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन विद अ स्पेसिफिक सेट ऑफ एजुकेशन स्किल प्रायर एक्सपीरियंस सो ऑन। भाई हमें हर एक को भरने के लिए लोगों की ज़रूरत है, तो भाई कितने लोगों की ज़रूरत है ये बात हमें कौन बताता है, स्टाफिंग का पहला स्टेप। भाई ये है स्टाफिंग का स्टेप नंबर 1, एस्टिमेटिंग दी मैन पावर रिक्वायरमेंट। वो आपसे यही पूछ रहा था कि कौन सा स्टेप हम यहाँ पर लगाएं, करेक्ट। तो एस्टिमेटिंग दी मैन पावर रिक्वायरमेंट स्टाफिंग का पहला स्टेप यहाँ पर अप्लाई होता है। आते हैं केस स्टडी नंबर 3 पे, आराम से बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। इट कवर्स नॉट ओनली दोज एक्टिविटीज which improve job performance but also those which bring about growth of the personality। मतलब किसी ऐसी चीज की बात कर रहा है जिससे आपकी जॉब भी इंप्रूव होगी और आपकी पर्सनैलिटी भी इंप्रूव होगी। हेल्प इंडिविजुअल्स इन द प्रोग्रेस टूवर्ड्स maturity and actualization of their potential capacities। आपकी हेल्प करता है कि आप अपने मेच्योरिटी लेवल को बढ़ा सकें, अपनी कैपेसिटी अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा सकें, सो डैट दे बिकम नॉट ओनली गुड एम्प्लॉयज बट बेटर मैन एंड विमेन। बताओ भाई ऐसी कौन सी चीज होती है जिससे हम खुद को बेटर कर सकते हैं। आपने कहाँ पढ़ा इसके बारे में, अपने आप आंसर देने की कोशिश करो, अपने मन में आंसर दो और देखो कि मेरा आंसर और आपका आंसर सेम है या नहीं है। तो हमारा आंसर है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आई होप आप सबका भी यही आंसर होगा। कौन सा ऐसा फंक्शन होता है जो हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट करवाता है, हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट करवाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्लियर? आई होप यहां तक की बात आपको अच्छे से क्लियर होगी। चलते हैं नेक्स्ट पे, केस स्टडी नंबर 4, व्हाट पीपल सीक। जो लोग ढूंढते हैं इज नॉट सिंपली अ जॉब बट अ करियर। जब हम किसी भी फील्ड में काम करना शुरू करते हैं तो हम केवल जॉब नहीं ढूंढते, हम करियर ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि हम लॉन्ग टाइम तक इसी काम में लगे रहें, ये नहीं कि हम रोज रोज जॉब बदलते रहें। एवरीवन मस्ट द अपॉर्चुनिटी टू राइज टू टॉप। हर एक को मौका मिलना चाहिए कि वो टॉप की तरफ जाए, आगे बढ़े। और कुछ बच्चों को तो यहीं तक पढ़ के केस स्टडी समझ में भी आ गई होगी। ये सेम वही लैंग्वेज है जो हमने पहले पढ़ी है, फिर भी कोई बात नहीं, कभी भी इमैच्योर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, आधी केस स्टडी पढ़ के आंसर नहीं देना चाहिए। द बेस्ट वे to provide such an opportunity is to facilitate employee learning। ठीक है जी, तो अभी तक तो हमें जो समझ में आ रहा है, देखते हैं आपको भी वही समझ में आ रहा है कि नहीं। आइडेंटिफाई द स्टेप इन्वॉल्व इन दी स्टाफिंग प्रोसेस। सारी बातें क्या कर रहा है, आपको ग्रो करने का मौका मिलना चाहिए, आपकी लर्निंग बढ़नी चाहिए। तो बेटे इसका आंसर भी क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्लियर? तो यहाँ पर जब भी आपकी ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, गुड ह्यूमन बीइंग बनाने की बात हो तो वहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आगे आते हैं, चलिए मेरे साथ एक मैचिंग करवाइए जल्दी से। ABCD 1 2 3 4, आइडेंटिफाइंग एंड अट्रैक्टिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। ये क्या होता है, असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड फाइनल मैच, एक्वेंटिंग द स्किल डेवलपमेंट। सोचिए, अच्छा बच्चे बताए क्या सोचते हैं, कहते हैं भाई पहले का पहला नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता, कुछ और होगा। नहीं बेटे, ये खामखा की बातें हैं। यहां पर इसका सही आंसर है फर्स्ट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन और फाइनल मैचिंग करना। ये है सिलेक्शन, और नई स्किल सीखना ये है ट्रेनिंग। करेक्ट? तो ये हमारी मैचिंग हो गई। ये मैंने सामने सामने इससे रखा क्योंकि बच्चों को ये जरूर कंफ्यूजन होता है कि नहीं भाई इसके सामने का इसके सामने नहीं होता,
ऐसा बेटे कोई लॉजिक नहीं है, ठीक, सामने सामने भी हो सकता है। केस स्टडी नंबर 6 बेटे ये लॉन्ग क्वेश्चन में आई थी केस स्टडी हमारे सिलेबस में। तो देखिए जी, ये जो केस स्टडी है हमारी, ये हमारी बोर्ड एग्जाम में ही आई थी और देखते हैं इसको। देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी केस स्टडी है और आपको बात भी समझ में आएगी। द IT मेजर गिप्रा is terminating the employment of its senior managers, यानी कि वो लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं if, अगर after evaluating their performance against predetermined standard, if it is found lacking, अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं बेटे इसको, ये जो हमने यहां पर स्टेप करा है इसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। यानी कि वो कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस चेक करने के बाद अगर मुझे लगा कि कोई एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से काम नहीं कर पाया, टारगेट अचीव नहीं कर पाया, तो उसे नौकरी से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। विद द डिस्ट्रप्शन एनालिसिस से अ लार्ज पोर्शन ऑफ द एम्प्लॉय, यानी कि उन्होंने एक एनालिसिस करा जिसके अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि बहुत सारे लोग इररेलेवेंट हो जाते हैं जब तक दे लर्न न्यू स्किल्स एंड अप्लाई द नॉलेज टू दी वर्क। वो कह रहे हैं कि अगर लोग अपनी नई नई चीज़ें ना सीखें और उन्हें अप्लाई ना करें तो लोग थोड़े टाइम बाद हमारे लिए आउटडेटेड हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। गिप्रा जी एग्री हो गए, गिप्रा इज रेडी टू फैसिलिटेट एम्प्लॉय लर्निंग। उन्होंने कहा ठीक है, हम लोगों को सिखाने का काम शुरू करते हैं थ्रू इट्स इन हाउस सेंटर, यानी कि उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही कुछ सेंटर बना लिए और वहां पर उन्होंने लोगों को काम सिखाना शुरू करा। करेक्ट। अब बात होती है, क्वेश्चन में पूछा गया था, ये तो केस स्टडी थी, क्वेश्चन पूछे गए थे इस पर 3, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन दी अबव केस। बेटे जब किसी को सिखाने की बात होती है तो आप सबको पता है कि वहां पर कौन सा स्टेप लगता है। उसके बाद तो आते हैं जरा, पहले क्वेश्चन का आंसर है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आप देख रहे हैं लगातार ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन आए हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द कॉन्सेप्ट विच विल हेल्प इन डिसाइडिंग द नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड। बेटे आप सबको पता है नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड, ये तो स्टाफिंग प्रोसेस का पहला ही स्टेप होता है। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक। तो देखें जरा, बिल्कुल सही बात, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। और उसके अंदर हमने पढ़ी थी 2 बातें, वर्क लोड एनालिसिस और वर्क फोर्स एनालिसिस। तो यहां पर वर्क लोड एनालिसिस लिखा जाएगा। अब आगे आता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द नेक्स्ट 2 स्टेप। बेटे ध्यान से सुनिएगा प्लीज, एक्सप्लेन भी करने हैं। मैं यहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको केवल आइडेंटिफाई करके दूंगा, एक्सप्लेन आपको खुद करना है। द नेक्स्ट 2 स्टेप इन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए टू फुलफिल द एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ 200%। देखें आप एक काम करिए, बस पहले 2 स्टेप बताइए। पहले 2 स्टेप है हमारे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। क्लियर। उसके बाद इस क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती है, टू फुलफिल दी एडिशनल रिक्वायरमेंट, इस वर्ड को आप इग्नोर कर दीजिए बिल्कुल यहां से, ठीक। बस आपको क्या करना था, जो फर्स्ट स्टेप आपने आइडेंटिफाई करा उसके आगे के 2 स्टेप आपको बताने थे, परफॉर्मेंस अप्रेजल पर प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपसे एक स्टेप आइडेंटिफाई कराता है और उसके आगे के या उससे पहले के 2-3 स्टेप आपसे पूछ लेता है। ये बात होती है अधिकतर प्रोसेस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी पे आते हैं। केस स्टडी नंबर 7, आकांक्षा, निकिता एंड परिश्मा are the owners of a handicraft unit in the urban area of Dibrugarh in Assam, which is involved in the manufacturing and marketing of शीतल पट्टी। एक आइटम का, एक आर्टिकल का नाम इन्होंने दिया है। ये होते हैं ट्रेडिशनल मैट्स एंड जप्पी, द ट्रेडिशनल हेड गियर, मतलब सिर पे पहनने का कुछ
आर्टिकल है ये। दे डिसाइडेड टू शिफ्ट दिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू दी रूरल एरिया। पहले वो थे अर्बन एरिया में, शहर में, अब वो जा रहे हैं गांव में। with an objective of reducing the cost and providing job opportunities to the locals. Correct? They followed the functional structure in this organization. बेटे functional structure हमारे चैप्टर का तो पार्ट ही नहीं है। फंक्शनल स्ट्रक्चर तो ऑर्गेनाइजिंग में आता था, जिसमें एक कंपनी होती है वो अपने आप को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है। करेक्ट? और फिर डिपार्टमेंट्स को सेक्शंस में डिवाइड करती है, उसे कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। विद अ व्यू टू इंक्रीज्ड मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। दे असेस्ड एंड एनालाइज्ड द टाइप एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड, कीपिंग इन माइंड दैट दे हैड टू एनकरेज द विमेन and the people with special needs belonging to the रूरल एरिया। बेटे दे असेस्ड, वो असेस कर चुके हैं, एनालाइज कर चुके हैं कि उन्हें किस टाइप के कितने लोग चाहिए। स्टेट द नेक्स्ट 3 steps दैट दे विल हैव टू अंडरटेक फॉर ऑब्टेनिंग अ सेटिस्फाइड वर्क फोर्स फॉर देयर हैंडीक्राफ्ट यूनिट। सैंपल क्वेश्चन पेपर 2016 में 3 नंबर का क्वेश्चन ये गिवन है। तो देखिए जरा, जब उन्होंने पहला स्टेप लगा लिया एस्टिमेटिंग दी मैन पावर रिक्वायरमेंट, देखिए यहां पर वो स्टेप नंबर 1 लगा चुके ऑलरेडी, एस्टिमेटिंग दी मैन पावर रिक्वायरमेंट, ये ऑलरेडी लगा चुके हो। तो आपको अगले 3 स्टेप बताने क्या क्या होते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। क्लियर? और अगर बेटे ज़्यादा मार्क्स में होता है तो इन्हें आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन क्या होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। केस स्टडी नंबर 8। साहिल, अ डायरेक्टर ऑफ गारमेंट्स कंपनी, इज प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर बैग्स फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। वो वेस्ट मटेरियल का यूज करके एक गारमेंट्स यूनिट से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो बचा हुआ कपड़ा निकलता है, उससे वो बैग बनाना चाहता है। ही डिसाइडेड दैट हिज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विल बी सेट अप इन द रूरल एरिया ऑफ द उड़ीसा वेयर पीपल हैव वेरी लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज and labor is available at very low rate. He also thought for giving equal opportunities to men and women. For this he selected S. Chatterjee, Indrajit Kaur, Aslam and Sarabjit as head of the sale, account, purchase and production department. ठीक, उसने इन्हें सेलेक्ट कर लिया है। Identify and state the next 2 steps that Sahil has to follow in the staffing process after selecting the above heads. बेटे स्टाफिंग में एक फंक्शन, एक स्टेप होता है जिसका नाम होता है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन करने के बाद आप अगला स्टेप लगाते हैं प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, और उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। करेक्ट? तो बेटे एक बात बताओ, आपको इसके लिए क्या लर्न होना चाहिए? आपको लर्न होना चाहिए स्टाफिंग का प्रोसेस। करेक्ट? जिसमें मैंने आपको बताया था 8 स्टेप्स हैं, और अगर आप में से कोई बच्चा भूल गया है तो स्टाफिंग के लेक्चर 1 पे जाओ और बहुत तेजी के साथ उन सारे स्टेप्स को रिवाइज कर लो। नेक्स्ट, अल्फा एंटरप्राइजेज इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वाटर गीजर। द कंपनी हैज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर with 4 main functions: production, marketing, finance and human resource. As a demand for the product grew, the company decided to hire more employees. चलो जी, बहुत अच्छी बात है, और लोगों को काम पर रख लो। Identify the concept which will help the human resource manager in deciding the actual number of person required in each department. याद आ रहा है कुछ? Actual number of person required. ठीक? तो यहां पर पहला स्टेप आपको याद होगा, हमारा पहला स्टेप लगता था, और पहले स्टेप का नाम था एस्टिमेटिंग
मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक। और उसके अंदर हम दो काम करते थे, वर्क लोड एनालिसिस और वर्क फोर्स एनालिसिस। तो आप चाहते तो बेशक ये दोनों लिख कर, ये पूरा लिख कर आ सकते थे, तब भी आपको पूरा 1 नंबर मिलता। क्लियर। तो बेटे आज का हमारा क्लास ही किस चीज़ पे चल रही है, स्टाफिंग प्रोसेस पे। तो सारे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, स्टाफिंग के प्रोसेस से। लेक्चर नंबर 1 आगे आते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन 2017 बोर्ड का क्वेश्चन है। भगवती एंटरप्राइजेज इज अ कंपनी engaged in the marketing of air conditioner of a famous brand. The company has a functional structure with the 4 main functions: purchase, sale, finance, staffing. As the demand for the product grew, the company decided to recruit more employees. Identify the concept which helped the human resource manager to find out the number and type of personnel available so that he could decide and recruit the required number of person for each department. बेटे जितने हमारे यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, तो हम यहाँ पर दो काम करते हैं, वर्क फोर्स एनालिसिस और वर्क लोड एनालिसिस। ठीक, वर्क लोड एनालिसिस का मतलब होता है टोटल कितने रिक्वायर्ड हैं, और वर्क फोर्स का मतलब कि कितने हमारे पास अवेलेबल हैं। तो जब आप अवेलेबिलिटी चेक करना चाहते हो तो आप करते हो वर्क फोर्स एनालिसिस। ठीक, अगेन स्टेप नंबर 1 का पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 10, रिजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इज पब्लिशिंग कंपनी। इट्स बुक ऑन बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 12 इज इन ग्रेट डिमांड। एज अ रिजल्ट द एम्प्लॉयज इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट आर ऑलवेज रेसिंग अगेन टाइम, मतलब उन्हें हर टाइम बहुत काम करना पड़ता है। द एम्प्लॉय हैव टू वर्क ओवर टाइम एंड ऑन हॉलीडेज टू कैटर द डिमांड। बेचारों को हॉलीडेज भी काम करना पड़ रहा है, ओवर टाइम भी करना पड़ रहा है। मैनेजर इन दी मार्केटिंग डिपार्टमेंट आर अंडर स्ट्रेस, वो बेचारा बहुत परेशान है। एज दे हैव टू हैंडल मोर देन 2 टेरिटरीज। टेरिटरी का मतलब होता है एरिया, उसे एक साथ कई एरिया देखने पड़ रहे हैं कुछ। द वर्क स्ट्रेस हैज लेड टू डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉय एंड मैनेजर्स। नेम एंड एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस विच हैज नॉट बीन परफॉर्म प्रॉपरली। ठीक, तो भाई मेरे सबसे पहला वाला जो स्टेप है, एस्टिमेशन ऑफ द मैन पावर रिक्वायरमेंट, ये ठीक से नहीं करा हुआ। अगर एस्टिमेशन आप ठीक से करते तो ठीक लोग काम पर होते। कम लोग काम पर क्यों हैं, क्योंकि आपने एस्टिमेशन ठीक से नहीं करा। और उसके बाद अगले स्टेप होते हैं रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। आज की लास्ट केस स्टडी, अ कंपनी एक्स लिमिटेड इज सेटिंग अप अ न्यू प्लांट इन इंडिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑटो कंपोनेंट्स। India has highly competitive and cost-effective production base in this sector. बहुत सी reputed car manufacturing companies source their auto components from here. X Limited planning कर रही है to capture about 40% of the market share in India and also export to the tune of at least $5 million in about 2 years of its planned operations. To achieve these targets, they require a highly trained and motivated workforce. बेटे एक बात बताओ, सारी बातें कह दी कि जी हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके बाद बोला क्या कि हमें चाहिए हाईली ट्रेंड और मोटिवेटेड वर्कफोर्स। यू हैव बीन रिटेन्ड बाय द कंपनी टू एडवाइस इट इन दिस मैटर। सजेस्ट द कंपनी अबाउट द 3 मेन आस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। करेक्ट। तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको मेन जो स्टाफिंग के फंक्शन होते हैं वो होता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और उनकी ट्रेनिंग। क्योंकि उनको लोग कैसे चाहिए, ध्यान दो इस बात पर, उन्हें लोग चाहिए थे हाईली ट्रेंड और मोटिवेटेड। तो आपको 3 कामों पर ध्यान देना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्लियर। तो ये हमारी आज की क्लास थी और इस क्लास में हमने 11 केस स्टडीज़ करी, कोई 1 मार्क की, कोई 6 मार्क की, कोई 3 मार्क की। और हमने जो टॉपिक करा, बेटे हम लोग कर रहे हैं टॉपिक बेस्ड केस स्टडी, एक एक टॉपिक एक एक केस स्टडी। ठीक है, तो आज हमने कंप्लीट करा प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, जो हमने लेक्चर 1 में कंप्लीट करा था। आई होप आपको यहाँ तक की क्लास क्लियर होगी। अगर आपको बेटे क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
ताकि जिस भी चैप्टर की जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए। ठीक, अपने सर्कल में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, या आपको क्लासेस कैसी लगती हैं, कोई इम्प्रूवमेंट के लिए आप हमें कुछ बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रोकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगली क्लास में यानी कि लेक्चर 8 में हम अगले एक टॉपिक की बात करेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड हम केस स्टडीज करेंगे। तो एक टॉपिक और एक टॉपिक की पूरी केस स्टडी। किसी क्लास में केस स्टडी ज़्यादा भी होंगी, किसी क्लास में केस स्टडीज कम भी होंगी, लेकिन ये मेरी आपको गारंटी कि आपको कहीं भी इससे ज़्यादा वैरायटी करने को नहीं मिलेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़ें, ठीक से रहें। थैंक यू।